Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. इंडिया 1,08,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक बुलेट ट्रेन ले रहा है। जी हां, 1,08,000 करोड़ रुपए। ये पैसे दुनिया के कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। और इसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? 320 किलोमीटर पर आवर की बुलेट ट्रेन। अब मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि फ्रांस के पास में एक ऐसी ट्रेन है जिसकी स्पीड लगभग 574 किलोमीटर पर आवर जाती है। जापान के पास में एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेन है जिसकी स्पीड 603 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। और इंडिया इतना सारा पैसा खर्च करके एक ऐसी चीज बना रहा है जिसकी स्पीड लगभग आधी है। इसीलिए हर क्रिटिक, हर जर्नलिस्ट और इंटरनेट का हर इंसान ये सवाल पूछ रहा है कि क्या इंडिया ने 1,00,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करके एक आउटडेटेड, स्लो और एक सेकेंड रेट बुलेट ट्रेन पे खर्चा कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप भी इस सवाल को अपने दिमाग में रखें, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होने तक आपका जवाब पूरी तरह बदलने वाला है। और आज वो बड़ा ट्विस्ट आप समझेंगे कि क्या ये डिसीजन सही था या ये डिसीजन गलत है। माय नेम इज मंगल सिंह और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू एक्सप्लेन्स। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि 350 किलोमीटर या 320 किलोमीटर का फैसला जीनियस है या नहीं है, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। ऐसे फैक्ट्स जो आपको थोड़ा और कंफ्यूज कर देंगे, इससे पहले कि सब कुछ आपको समझ में आए। पहला फैक्ट समझिए, जापान ने इंडिया को 88,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है और ये लोन की इंटरेस्ट रेट है 0.1% और ये लोन हमें दिया गया है 50 सालों के लिए। अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो इंडिया में होम लोन की इंटरेस्ट रेट भी लगभग 8 से 9% के बीच चल रही है और जापान ने इंडिया को 0.1% पर ही पैसा दे दिया है। लेकिन आखिर जापान ऐसा क्यों करेगा? उन्हें बदले में क्या मिल रहा है? दूसरा फैक्ट समझिए कि इंडिया की बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी एलिवेटेड रेलवे वायडक्ट बनने वाली है, जो कि 353 किलोमीटर चलेगी, जो धरती पर बनी किसी भी एलिवेटेड रेलवे स्ट्रक्चर से लंबी है। और फिर भी इसे स्लो क्यों कहा जा रहा है? तीसरा फैक्ट समझिए कि जापान खुद, जिस देश ने बुलेट ट्रेन इन्वेंट की, उसकी अपनी एक टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं मैगलेव, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। वो खुद डिलेड है, खुद अधूरी है और जापान खुद अभी तक उसे कमर्शियली चला नहीं पाया है। तो इंडिया ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट किया जो जापान खुद अब तक ढंग से कमर्शियली सेट नहीं कर पाया है, उसे या चला नहीं पाया है। चौथा फैक्ट समझिए, 1964 से लेकर आज तक यानी कि 62 सालों में जापान की शिंकानसेन ने बिलियंस ऑफ पैसेंजर्स को ट्रैवल करवाया है। लेकिन अगर उनमें मरने वालों की संख्या देखें या फैटिलिटीज देखें एक्सीडेंट की वजह से, तो वो है 0। एक भी मौत नहीं, यानी कि बिल्कुल 0। पांचवा फैक्ट समझिए, मार्च 2026 में ये रिपोर्ट आई कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो एक्चुअली ओरिजिनल कॉस्ट थी उससे 83% बढ़ चुकी है और अभी भी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो इंडिया प्लान से ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। क्रिटिक्स की उम्मीद से कम स्पीड भी उन्हें मिल रही है और फिर भी इसे इंडिया का सबसे स्मार्टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजन कहा जा रहा है। ये सुनने में थोड़ा सा हमें ऑक्सीमोरोनिक लगता है कि एक तरफ खर्चा बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ हम इसे स्मार्टेस्ट प्रोजेक्ट भी बोल रहे हैं। तो क्या ये कहना जस्टिफाइड होगा? इसी मिस्ट्री को हम सॉल्व करेंगे कि क्या ये सही है कहना कि ये सबसे स्मार्टेस्ट प्रोजेक्ट है या ये स्मार्ट प्रोजेक्ट नहीं है। इसे हमें देखना होगा। पहले समझते हैं कि हाई स्पीड रेल एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है। दुनिया में हाई स्पीड रेल की 3 कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज को समझते हैं। पहली कैटेगरी जिसे हम कहते हैं फास्ट ट्रेन्स। ये कैटेगरी 300 से 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली ट्रेन्स में को बोला जाता है। ये वो ट्रेन्स हैं जो स्टील व्हील्स पे स्टील ट्रैक के ऊपर चलती है। जापान की शिंकानसेन हो, फ्रांस की टीजीवी हो या चाइना की सीआरएच हो या जर्मनी की आईसी हो, इंडिया की जो बुलेट ट्रेन है वो इसी कैटेगरी में आएगी। 320 किलोमीटर पर आवर ऑपरेशन स्पीड, 350 डिजाइन स्पीड। दूसरी कैटेगरी है, उसे कहते हैं फास्टर ट्रेन्स, जिनकी स्पीड जाती है लगभग 500 किलोमीटर पर आवर। जो फ्रांस की टीजीवी है उसने 2007 में 574 किलोमीटर पर आवर की वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पीड सेट की थी। और अब आप देखिए कि ये एक सिर्फ एक्सपेरिमेंटल इवेंट था, ये रोजमर्रा की स्पीड नहीं है। कमर्शियल ऑपरेशन में टीजीवी आज भी 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तीसरी कैटेगरी देखिए, फास्टेस्ट ट्रेन इन्हें बोलते हैं। इस फास्टेस्ट ट्रेन का नाम है मैगलेव, जिसे हम बोलते हैं कि ये मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी से चलती है। और जापान की जो मैगलेव ट्रेन है 2015 में इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अट्रैक्ट करके। ये ट्रेन ट्रैक को बिल्कुल टच ही नहीं करती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये फ्लोट करती रहती है और उसकी वजह से फ्रिक्शन बिल्कुल 0 हो जाता है। लेकिन अब ये बहुत बड़ी बात तो है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी भी कमर्शियली ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली दुनिया में बुलेट ट्रेन की स्पीड अगर हम देखें तो वो 320 से 350 किलोमीटर तक ही ऑपरेशनली सक्सेसफुल है। 603 वाली जापान खुद भी ऑपरेशनल नहीं कर पाया, जबकि 2015 में वो एक्सपेरिमेंट कर चुका है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट हमें समझना जरूरी है। और इंडिया जो ट्रेन ले रहा है उसकी एक्चुअल स्पीड 320 से 350 तक ही है। तो अब सवाल ये है
कि सब कुछ होने के बाद में भी क्रिटिक्स क्यों आखिर कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को एक साइंस के एक्सपेरिमेंट से। क्रिटिक्स क्यों कंपेयर कर रहे हैं इंडिया की ट्रेन को जापान की मैग्लेव ट्रेन से जो 603 तक जाती है। और इसी वजह से एक नैरेटिव बन गया है कि इंडिया की ट्रेन जापान की जो हाईएस्ट स्पीड है उसकी आधी स्पीड पर चल रही है। दूसरा समझिए जो फाइनेंशियल एंगल है। अब जो मेरी नजर में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री का मुझे लगता है सबसे अंडररेटेड फाइनेंशियल मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं इसको। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1,08,000 करोड़ रुपए, ट्रैक 508 किलोमीटर का रूट, और जापान ने जो हमें पैसे दिए वो उसने दिए 88,000 करोड़ रुपए। मतलब 81% की जो टोटल कॉस्ट थी उसका 81% हमें जापान ने दे दिया। इंटरेस्ट रेट की बात करें 0.1% पर ईयर, रीपेमेंट 50 साल में। ये लोन जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका ने हमें दिया है। अब इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट जब हम समझेंगे तो अगर इंडिया ने ये पैसे कमर्शियल मार्केट से उठाए होते तो लगभग 8% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ता, तो 50 साल में इसका सिर्फ इंटरेस्ट रेट लगभग हो जाता 3 लाख करोड़ रुपए। जापान ने हमें सिर्फ 0.1% पे दिया और 50 साल में टोटल इंटरेस्ट रफली 22,000 करोड़ पे ही आएगा, यानी कि डिफरेंस लगभग 3 लाख करोड़ का ही रहेगा। जापान ने इफेक्टिवली इंडिया को एक अनबिलीवेबल फाइनेंशियल सब्सिडी दे दी अगर हम इसको गौर से देखें तो, क्योंकि जापान की कंडीशन थी कि इंडिया बस एक चीज का ध्यान रखे कि वो शिनकानसेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ले जो कि 320 किलोमीटर पर चलती है। तो जापान ने कहा कि हम आपको दुनिया की सबसे सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देंगे एक कंडीशन पर कि आप हमारी टेक्नोलॉजी को ले लें। इंडिया ने कहा कि ये तो बात लॉजिकल लग रही है, डील डन करते हैं। अब सोचिए अगर इंडिया ने मैग्लेव ट्रेन मांगी होती जो 603 जाती है तो क्या जापान ये हमें डील देता? नहीं। मैग्लेव जापान के लिए भी एक अनप्रूवन फैक्ट है। जापान खुद इसमें अरबों डॉलर खर्च कर रहा है अपने चुओ शिनकानसेन प्रोजेक्ट पे, जो अभी भी डिलेड है और डिले पे डिले होता ही चला जा रहा है, ऐसा फाइनल होने का नजर नहीं आ रहा है। तो इंडिया ने जो स्लो ट्रेन चुनी है वो एक्चुअली 3 लाख करोड़ रुपए की सेविंग है सिर्फ इंटरेस्ट में। अब देखिए जब लोग इसे जापान की मैग्लेव ट्रेन से या मैग्नेटिक लेविटेशन वाली जो 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो मैग्लेव कैसे काम करता है ये हम समझ लेते हैं। स्टील व्हील पे जो गाड़ियां चलती हैं, जो ट्रेन चलती है, उनमें फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन स्पीड को लिमिट कर देता है। मैग्लेव में ट्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे फ्लोट करती है। ट्रैक और ट्रेन के बीच में हवा होती है, यानी कि थोड़ा गैप होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन लगभग 0 हो जाता है। इसलिए थियोरेटिकली 600 किलोमीटर पॉसिबल है। एक्सपेरिमेंटली भी इसे अचीव कर लिया गया है, लेकिन ऑपरेशनली थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सुनने में तो हमें मैजिक लगता है कि 600 किलोमीटर पर आवर तो बहुत ही बढ़िया स्पीड हो जाएगी, लेकिन रियल वर्ल्ड में 3 प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से मैग्लेव को इंडिया के लिए इम्पॉसिबल बना देता है। पहली प्रॉब्लम कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप शिनकानसेन सिस्टम को पर किलोमीटर कॉस्ट देखेंगे तो वो लगभग आती है 150 करोड़ रुपए, लेकिन मैग्लेव की पर किलोमीटर कॉस्ट आती है लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा, यानी कि 300 से 450 रुपए पर किलोमीटर। और अगर 508 किलोमीटर का रूट आप देखेंगे तो इसकी जो रेट बढ़ के हो जाएगी 3 लाख करोड़ रुपए, मतलब शिनकानसेन के 1.08 लाख करोड़ से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। और ये लोन जापान हमें देता ही नहीं मैग्लेव के लिए, क्योंकि उनके यहां भी अनप्रूवन फैक्ट है। दूसरा हम देखते हैं टिकट की प्राइस क्या होती। इतना एक्सपेंसिव जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ब्रेक इवन के लिए टिकट की प्राइसेस एक्चुअली एरोप्लेन से भी ज्यादा होती। अब इंडिया में आखिर ऐसी टिकट को कौन खरीदता। तीसरा प्रॉब्लम आप देखिए कि ज्योग्राफी की प्रॉब्लम। मैग्लेव ट्रेन के लिए एक्चुअली हमें स्ट्रेट ट्रैक्स चाहिए। कर्व्स का जो मिनिमम रेडियस होना चाहिए वो 8000 मीटर। कंपेयर करिए इसे शिनकानसेन से जो हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन आ रही है उससे, उसके लिए मिनिमम कर्व रेडियस चाहिए 400 मीटर। मुंबई से अहमदाबाद ये रूट स्ट्रेट नहीं है, डेंसली पॉपुलेटेड है। वहां कॉरिडोर से विलेजेस निकलते हैं, बहुत सारे सिटीज हैं, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं। लैंड एक्वेशन ऑलरेडी एक मैसिव चैलेंज था और मैग्लेव के लिए तो इंडिया को लिटरली पूरी ज्योग्राफी को ही बदलना पड़ जाता, जो कि पॉसिबल हमारे लिए नहीं हो पाता और बहुत मुश्किल होता। और अगर आप एक और प्रॉब्लम को देखेंगे तो ऑपरेशनली आज तक ये ट्रेन अनप्रूवन है। जापान खुद अपने शिनकानसेन मैग्लेव प्रोजेक्ट को आज तक ऑपरेशनल नहीं बना पाया है। 2027 में भी वो कंप्लीट नहीं होने जा रही है, जबकि उसका टारगेट था कि 2027 में कंप्लीट होगी, लेकिन शायद वो इनडेफिनेटली डिले हो जाएगी। उसका रीजन वहां पे है कि वहां जियोलॉजिकल चैलेंजेस, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ओवररन्स, और जापान के गवर्नर ने टनल कंस्ट्रक्शन के बारे में कंसर्न्स रेज किए हैं कि वाटर सप्लाई वगैरह उसकी वजह से बहुत इश्यू हो सकता है। मतलब जापान खुद दुनिया का सबसे एडवांस रेलवे नेशन होने के बाद अपनी मैग्लेव ट्रेन को, जो कि 603 किलोमीटर पर आवर जाती है, उसे कमर्शियली ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। और क्रिटिक्स चाहते हैं कि इंडिया इसी टेक्नोलॉजी पे 3 लाख करोड़ और लगाए, जो कि अभी तक अनप्रूवन भी है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें डिस्कस करना चाहिए वो ये है कि 62 साल हो गए जापान की शिनकानसेन ट्रेन को चलते हुए, लेकिन 62 साल में आज तक एक भी इंसान नहीं मरा एक्सीडेंट में। यानी कि 1964 में जापान ने जब पहली बार इस ट्रेन को चलाया था टोक्यो ओलंपिक्स में, तब से लगाकर उसने आज तक बिलियंस ऑफ पैसेंजर्स को कैरी किया, लेकिन एक भी डेथ नहीं है। और ये कोई लक की वजह से नहीं है कि जापान लकी था कि वहां डेथ नहीं हुई, जबकि जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं और बहुत सारे टाइफून्स वगैरह आने के भी चांसेस रहते हैं।
लेकिन आप देखेंगे जापान ने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया है। पहला उसने बनाया है अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम। जापान में जो इंडिया अडॉप्ट कर रहा है उन टेक्नोलॉजी को, उसमें 28 सीस्मोमीटर्स लगे हैं अलोंग दी MAHSR कॉरिडोर, जो प्राइमरी अर्थक्वेक वेव को डिटेक्ट कर लेते हैं और इसकी वजह से ट्रेन ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देती है। दूसरा, ट्रेन के अंदर ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से मिनिमम सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करती है और सिस्टम इस बात को ऑटोमेटिकली इंश्योर करता है। तीसरा, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर वो यह है कि डीरेलमेंट प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी है। ट्रैक स्पेशली डिजाइंड गार्ड्स हैं और इंडिया का जो सिस्टम है ये सब सारी चीजों को अडॉप्ट कर रहा है। तो 62 साल का जो अनप्रूवन जीरो फैटिलिटी का रिकॉर्ड है, ये एक प्रूवन साइंस एक्सपेरिमेंट है और इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफर चॉइस है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इस पूरी डील की सबसे असली कहानी है, और ये वो पार्ट है जो कोई भी बात नहीं करता है। इंडिया ने सिर्फ ट्रेन नहीं खरीदी है, इंडिया ने एक्चुअली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी खरीदा है। मतलब जापान सिर्फ हमें ट्रेन नहीं देगा, जापान इंडिया को सिखाएगा कि कैसे इस ट्रेन को बनाते हैं, कैसे इसे चलाते हैं और कैसे इसे मेंटेन करते हैं। देखिए, जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की है, इंडिया का अपना रेलवे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अभी वो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ मिलकर एक इंडिजिनस हाई स्पीड ट्रेन को भी डिजाइन कर रहा है। उसकी स्पीड होगी लगभग 280 किलोमीटर पर आवर। वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पे चलेगी, लेकिन उससे ड्रामेटिकली ये फास्टर है। दूसरा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिए कि 2 ट्रेन सेट्स हैं जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड, इंडिया की अपनी इंजीनियरिंग हो जाएगी, और दूसरी जो जापान वाली हो जाएगी। तो ये वो ट्रेजेक्टरी है जो स्टेप 1 यानी कि जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, उनसे लर्न करो, इकोसिस्टम को बिल्ड करो और हमारे इंजीनियर्स को भी ट्रेन कर लो। दूसरा है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करो, जैसे कि ICF 280 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन बना रहा है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारी इस पूरी स्ट्रैटेजी का, वो ये है कि फ्यूचर कॉरिडोर्स जैसे दिल्ली से वाराणसी, मुंबई से नागपुर, दिल्ली से अहमदाबाद, ये सब इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी से बनाएगा। ये मैगलेव से पॉसिबल नहीं था। मैगलेव सिर्फ जापान के पास है, और अगर इंडिया मैगलेव लेता यानी कि 603 वाली जो ट्रेन थी वो लेता, तो हमेशा जापान पर उसे डिपेंडेंट रहना पड़ता। कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता और कोई भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। शिंकानसेन से इंडिया अपना एक इकोसिस्टम आज बिल्ड कर पा रहा है, जो हमारी सबसे बड़ी जीत है, न कि ये कि हमने बुलेट ट्रेन उनसे ले ली। अब देखिए, आज थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी देख लेते हैं कि आज इसका क्या स्टेटस है कंस्ट्रक्शन का। क्या हम उसे सही से बना पा रहे हैं या उसमें डिले हो रहा है या कॉस्ट तो नहीं बढ़ गई है। अब ग्राउंड रियलिटी को अगर हम समझेंगे तो हमें यह देखना होगा कि मई 2026 तक जो प्रोग्रेस अपडेट है वो ये है कि 352 किलोमीटर की वायडक्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये 508 किलोमीटर रूट का लगभग 69% है। 446 किलोमीटर पियर वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 291 किलोमीटर पर नॉइज बैरियर्स इंस्टॉल हो चुके हैं। 193 रूट किलोमीटर पर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट टेक बेड कंप्लीट है और 8 स्टेशंस में से फाउंडेशन वर्क कंप्लीट है। वापी में, बिलीमोरा में, सूरत में, भरूच में, आनंद में, वडोदरा में, अहमदाबाद में और साबरमती में। टोटल लैंड जो है वो 1390 हेक्टेयर्स 100% एक्वायर हो चुका है। और मार्च 2026 तक फर्स्ट ऑपरेशनल सेक्शन सूरत से बिलीमोरा 51 किलोमीटर एक्सपेक्टेड है कि ये अगस्त 2027 तक ऑपरेशन हो जाएगा। फुल लाइन मुंबई टू अहमदाबाद 2029 में एक्सपेक्टेड है। लेकिन इंपॉर्टेंट कैविएट हमें समझना होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी होगी कि इस डीले की वजह से थोड़ी कॉस्ट बढ़ चुकी है। कॉस्ट लगभग 83% ओरिजिनल एस्टिमेट से ऊपर जा चुकी है। ओरिजिनल प्राइस थी 1.08 लाख करोड़, अब रफली इसकी हो जाएगी 1.97 लाख करोड़। इसकी वजह थी कि लैंड एक्विजिशन में डिलेज हुए, लैंड वैल्यू की उसके साथ साथ एप्रिसिएशन हो गई क्योंकि डिले हुआ। इसकी वजह से, डिले होने की वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन वो था कि टनल बोरिंग मशीन्स जो चाइना से हमारे यहाँ आ रही थी वो चाइनीज कस्टम्स ने रोक ली। इंडिया चाइना टेंशंस का एक सटल इंपैक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ा। तो बात आती है एक्स्ट्रा फंडिंग की। जापान एक्स्ट्रा फंडिंग को तो देने के लिए तैयार नहीं है, तो इसे कौन कवर करेगा? इस एक्स्ट्रा फंडिंग जो कॉस्ट डिलेज की वजह से प्राइस बढ़ गई है, ये एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट अब इसे कवर करेगी। तो हाँ, प्रोजेक्ट एक्सपेंसिव हो गया है, उसमें डिलेज हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन पेस 2026 में ड्रामेटिकली पिकअप कर गया है। फिजिकल प्रोग्रेस 56% हो चुकी है एज ऑफ नवंबर 2025 और अब वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अब सवाल ये है जो मैंने वीडियो के शुरू में पूछा था कि क्या इंडिया ने 1 लाख करोड़ में आउटडेटेड, स्लो और सेकेंड रेट बुलेट ट्रेन को खरीद लिया है? तो इन सारे चैप्टर्स को सुनने के बाद में आपको क्या आंसर मिला? आपको यह समझना होगा कि 320 किलोमीटर पर आवर आउटडेटेड नहीं है, ये वो स्पीड है जो दुनिया कमर्शियली ऑपरेट करती है। 603 किलोमीटर पर आवर की जो मैगलेव ट्रेन है वो अभी भी लेबोरेटरी में ही है, वो एक एक्सपेरिमेंटल है। स्लो है, रिलेटिव है। इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन अभी भी 180 किलोमीटर की है, तो 320 इंडिया के लिए लगभग 78% का जंप है। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है कोई भी, ये एक्चुअली बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है।
सेकंड रेट जो लोग इसे बोल रहे हैं वो एक्चुअली बिल्कुल गलत है, क्योंकि जापान का जो शिंकानसेन है वो 62 साल में 0 फैटेलिटीज दिया है उसने। दुनिया का सबसे प्रूवन सेफेस्ट रेलवे सिस्टम है। और इंडिया में हम देखते हैं कि रेल एक्सीडेंट्स कई सारे होते हैं, हो सकता है ये कल को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दे। और अब वो जो 88,000 करोड़ रुपए उसने 0.1% लोन पे हमें दिए थे, जो इंडिया के लिए रफली 3 लाख करोड़ की इंटरेस्ट रेट की सेविंग थी, वो एक्चुअली कमर्शियल मार्केट पे अवेलेबल नहीं था मैग्लेव ट्रेन के लिए। तो इंडिया ने क्या खरीदा? इंडिया ने इसके बदले 320 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन को खरीद लिया, शिंकानसेन को। लेकिन साथ में खरीदे इंडिया ने जापान के 62 साल के जीरो फर्टिलिटी इकोसिस्टम को, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वायडक्ट को जो 353 किलोमीटर की है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को जो कि आईसीएफ चेन्नई में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को लेबर कर देगा, और 0.1% इंटरेस्ट रेट पर 88,000 करोड़ जो एक्चुअली 3 लाख करोड़ की सेविंग है। और एक फाउंडेशन जिसपे फ्यूचर कॉरिडोर्स बन सकते हैं। और इंडिया की अपनी टेक्नोलॉजी से ये डील स्लो नहीं दिखती है, ये डील एक्चुअली एक स्ट्रैटेजिक जीनियस है। यानी कि इंडिया ने सिर्फ एक ट्रेन नहीं खरीदी, इंडिया ने पूरी टेक्नोलॉजी एक तरह से खरीद ली है। अब इसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्या है? तो ये टॉपिक मल्टीपल पेपर्स को टच करता है। पहला ज्योग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉरिडोर प्लानिंग, एलिवेटेड वायडक्ट टेक्नोलॉजी, टनल इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग अंडर सी टनल्स। पेपर 2 अगर आप गवर्नेंस देखें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एज अ डिप्लोमेटिक टूल, जी का लोन स्ट्रक्चर, बायलैटरल इंडिया जापान रिलेशंस और मेक इन इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग मॉडल्स क्या हो सकते हैं, जैसे हमने सस्ता लोन लिया जापान से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स क्या हो सकती हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या हो सकता है, और कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे में यू मस्ट वॉक बिफोर यू कैन रन, इंडिया स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजंस एज अ केस स्टडी इन लॉन्ग टर्म थिंकिंग ओवर शॉर्ट टर्म ऑप्टिक्स। मैं एक लास्ट थॉट के साथ खत्म करना चाहता हूं कि जब इंडिया ने ये डील साइन की तो क्रिटिक्स ने कहा कि इतनी स्लो ट्रेन आपने क्यों ली है, और जब शिंकानसेन का 0.1% का लोन अनाउंस हुआ तो क्रिटिक्स ने कहा कि जापान आपको फेवर क्यों करेगा। जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अनाउंस हुआ तो क्रिटिक्स ने कहा कि डोमेस्टिक हमारी कैपेबिलिटी कब बनेगी। और आज 2026 में जब 352 किलोमीटर वायडक्ट खड़ा है स्टील और कंक्रीट में, गुजरात के ऊपर से गुजर रहा है, और आईसीएफ चेन्नई में इंडिया का अपना 280 किलोमीटर ट्रेन का डिज़ाइन चालू हो चुका है, और 2027 में पहली ट्रेन चल भी जाएगी सूरत से बिलीमोरा के बीच में, और 2029 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जब 2 घंटे में आप ट्रैवल करेंगे। और उस दिन जब इंडिया अपना पहला बुलेट ट्रेन का पैसेंजर अपनी सीट पर बैठेगा और 320 किलोमीटर पर छुएगा, तो कोई ये बात नहीं पूछेगा कि ये 603 किलोमीटर क्यों नहीं जाती है। वो सिर्फ इस बात को महसूस करेगा कि हमारा इंडिया बदल चुका है। और इस बदलाव की नींव एक स्लो ट्रेन ने रखी थी, जो एक्चुअली आज तक की सबसे स्मार्टेस्ट ट्रेन है। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी हियर। और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस ट्रेन के बारे में क्या लगता है, आपके बुलेट ट्रेन के ऊपर क्या विचार हैं। मेरा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, सेल इज गोइंग ऑन, 50% डिस्काउंट इज बीइंग ऑफर्ड, और उस पर एक ऑफर है डबल वैलिडिटी का, 2 जुलाई तक ये ऑफर वैलिड है। और आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इंस्टाग्राम पर। आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रेन लेकर हमने ठीक किया है, या ये डिसीजन एक बहुत ब्लंडर है, इंडिया की मिस्टेक है, या फिर जैसे जो क्रिटिक्स कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी अच्छी अच्छी ट्रेन्स थी, हमें बहुत सारी मास को केटर करना है, क्या उस एंगल से ठीक है या नहीं है? आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करके बताएं। Study IQ IAS, making India smarter and better.